शिक्षा तरंग चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के अध्याय 1 का लास्ट टॉपिक लेंगे, जिसमें हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। उसमें आज लास्ट अभिक्रिया है जिसका नाम है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो इसे हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण के लिए N2 + 3H2 मिलकर के 2NH3 बनाते हैं, तो इसके साथ 10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा निकलती है। 10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा निकलती है। तो ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है। तो इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। हमारा जो श्वसन क्रिया है वो भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें भोजन का पाचन होता है, अपघटन ऑक्सीकरण होता है और ऊष्मा निकलती है। उसके बाद एक अभिक्रिया है जिसका नाम है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसको ऊष्मा देनी पड़ती है इस अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए। तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका उदाहरण लिखेंगे हम। N2 + 2O2 नाइट्रोजन और N2 + 2O2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाना है, तो हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया है ये। 2NO2 - 21.6 किलो कैलोरी प्रति मोल। तो ये इतनी ऊष्मा हमें देनी पड़ेगी। तो ये अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद आज हमारा लास्ट टॉपिक, जिसका हम संक्षारण एवं विकृत गंधिता, दो टॉपिक है इसमें। ठीक है। इसका पहला संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या होता है कि जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आती है, तब ये संक्षारित हो जाती है, उसमें ह्रास हो जाता है, उस धातु की कमी हो जाती है, ह्रास हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम संक्षारण कहते हैं। हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि लोहे पर भूरी परत चढ़ जाती है, लोहा
जिसको हम लोहे पर जंग लगना कहते हैं। चांदी पर काली परत चढ़ जाती है, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। ये सारे के सारे संक्षारण के उदाहरण हैं। संक्षारण के कारण कई कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे की बनी वस्तुओं को बहुत क्षति होती है। अब इस संक्षारण से बचने का क्या उपाय है? तो संक्षारण से बचने के लिए नंबर 1, ये जो धातु है उसको ऑक्सीजन के सीधा संपर्क में आने से बचाना है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं? पेंट किया जाता है, कलर किया जाता है, रंग किया जाता है। आप देखते हैं कि अपने घरों में हम लोहे की बनी वस्तुओं के ऊपर रेड ऑक्साइड का लेप कर देते हैं, तो सीधी धातु है, लोहा है, वो सीधा वायु के नमी के आर्द्रता के संपर्क में नहीं आएगा और उसका संक्षारण नहीं होगा। तो संक्षारण से बचने के लिए हम रंग करते हैं, पेंट करते हैं। नंबर 2, तेल लगाते हैं। और ये 2 है जिसके ये दोनों संक्षारण से बचने के तरीके हैं। उसके बाद एक टॉपिक है जिसका नाम है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब होता है विकृत। अब गंध विकृत हो गई, विकृत गंधिता। कई बार हम वसायुक्त अथवा तेलयुक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको लंबे समय तक जब रखते हैं तो उसका जो स्वाद होता है और वो गंध होता है वो बिगड़ जाती है। तो वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसका स्वाद और गंध का बिगड़ना ही विकृत गंधिता कहलाता है। अब विकृत गंधिता होता क्यों है? इसका कारण है कि उपचयित होने के कारण, मतलब ऑक्सीकरण होने पर तेल व वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन के कारण ऐसा होता है, तेल व वसा विकृत हो और उसके स्वाद और गंध बदल जाते हैं, उनमें से बदबू आना शुरू हो जाती है। विकृत गंधिता को रोकने के लिए हम डेली लाइफ में देखते हैं कि जो एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट के अंदर हम एक उदाहरण लेते हैं कि चिप्स की जो थैलियाँ होती है उसके अंदर एक गैस भरी होती है। उस गैस में होती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन को हटा करके भरते हैं। ऑक्सीजन होगी तो उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और विकृत गंधिता हो जाएगी। इसलिए उसको हटा करके उससे कम सक्रिय जो गैस है नाइट्रोजन, उसको भर दिया जाता है, जिससे उसका ऑक्सीकरण नहीं हो और विकृत गंधिता नहीं हो। इस प्रकार ये हमारा पहला पाठ पूरा हुआ, अध्याय 1 समाप्त हुआ। आगे हम वीडियो में अध्याय 2 अम्ल, क्षार और लवण को पढ़ेंगे। धन्यवाद।